17 ग्रुप का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 17 ग्रुप का सेकंड पार्ट और आज हमारा 17 ग्रुप हो जाएगा कंप्लीट। तो गाइज इस वीडियो को प्रॉपर देखना यार, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 17 ग्रुप के हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं क्लोरीन के साथ। क्लोरीन बेसिकली 17 ग्रुप का सेकंड मेंबर जो है क्लोरीन Cl2। हम लोग एक बात जानते हैं यार कि क्लोरीन जो है वो एक डायटोमिक गैस है, बिल्कुल हम जानते हैं, और इस गैस का कलर होता है ग्रीनिश येलो। ये एक ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है। क्लोरीन गैस की अगर हम बात करें तो इसको बनाने का सबसे शानदार और सबसे परफेक्ट मेथड जो है वो है डेकन्स प्रोसेस। डेकन्स प्रोसेस जो है ये वो मेथड है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है क्लोरीन को लेकर। डेकन्स प्रोसेस में हम लोग HCl को लेते हैं और HCl को करते हैं कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, और इसे ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग लेते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 और हाई टेम्परेचर होता है अराउंड 723 केल्विन। कितना टेम्परेचर? 723 केल्विन। जब आप HCl को ऑक्सीडाइज करते हो तो उस HCl में से सारे के सारे क्लोरीन अलग हो जाते हैं। कितने क्लोरीन फिलहाल दिख रहे हैं? 4। तो ये क्लोरीन अलग हो जाएंगे, ये बना देंगे 2Cl2 और उसके बाद बचेगा हमारे पास H2O, दैट इज 2 यूनिट्स ऑफ H2O। तो क्लोरीन बनाने का बेस्ट मेथड है यार ये आपके सामने जो दिख रहा है। क्लोरीन के रिएक्शंस वैसे कई हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है अगर हम बात करें सम यूजफुल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस ऑफ Cl2। तो गाइज मैं आपको अलग अलग रिएक्शन बताऊंगा जिसमें बेस वाले रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन प्लस बेस जैसे NaOH, और क्लोरीन का एक और रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग एक्शन। तो मैं पहले ब्लीचिंग बताता हूं फिर बेस के साथ वाला रिएक्शन बताता हूं। तो अगर हम बात करें ब्लीचिंग एक्शन की, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2। ब्लीचिंग का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड का ओरिजिनल कलर हटा देना, डीकलराइज कर देना। दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग। नॉर्मली क्या होता है, क्लोरीन एक गैस है, हम सब जानते हैं। अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फ्रूट, फ्लावर या वेजिटेबल है, और उस फ्रूट, फ्लावर या वेजिटेबल पे प्रेजेंट है मॉइस्चर, तो मॉइस्चर के साथ क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है और क्लोरीन गैस रिएक्ट करके बना देती है 2 यूनिट्स ऑफ HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये बहुत खतरनाक चीज बन चुकी है। ये नेसेंट ऑक्सीजन उस कलर्ड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा, उसकी सरफेस से रिएक्ट करेगा और उसकी सरफेस को बना देगा कलरलेस। उसे बना देता है कलरलेस, और ऐसा वैसा कलरलेस नहीं गाइस, क्लोरीन का कलरलेस होता है परमानेंट। अगर क्लोरीन ने किसी को कलरलेस कर दिया तो वो सब्सटेंस कलरलेस रहेगा परमानेंट। तो क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो है परमानेंट। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ऑब्जर्व ड्यू टू ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां ब्लीच करने का काम नेसेंट ऑक्सीजन कर रहा है। तो फिलहाल आप लोग इतना नोट करो, अभी बेस के साथ और अमोनिया के साथ रिएक्शन मैं आपको करवा रहा हूं, इतना नोट कर लो। क्लोरीन के कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो ब्लीचिंग एक्शन तो हो गया यार, ब्लीचिंग के अलावा और भी ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेस। बेस में NaOH का रिएक्शन जैसा होगा यार वैसा ही रिएक्शन KOH का होगा, तो किसी एक का रिएक्शन हम लोग कर लेते हैं। चलो NaOH ले लेते हैं। अगर आप लोग क्लोरीन का रिएक्शन NaOH से कर रहे हो तो बच्चों यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि NaOH कैसा है वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट क्या होना है, उस पर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट। अगर NaOH हमारे पास कोल्ड और डाइल्यूट है तो यार रिएक्शन बड़ा सिंपल सा है। यहां पे 2 NaOH ले लेंगे हम लोग, यहां पर बनेगा NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O। इसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट, और ये तो सोडियम क्लोराइड है, हम सब जानते हैं। वहीं पे अगर मैं क्लोरीन का रिएक्शन करा दूं NaOH के साथ, और ये वाला NaOH जो है वो है हॉट एंड कंसंट्रेटेड,
अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो यार NaOH को 6 ले लेना ताकि रिएक्शन बैलेंस हो जाए, और जैसा NaOH रिएक्शन करेगा सेम वैसे ही KOH भी रिएक्शन करेगा। बैलेंस करने के लिए क्लोरीन से पहले 3 ले रहा हूं, तो यहां पर सबसे पहले बनेगा 5 यूनिट्स ऑफ NaCl, फिर इसके बाद बनेगा NaClO3 जिसका नाम है सोडियम क्लोरेट, एंड देन इसके बाद बनेगा H2O। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास ये NaOH का रिएक्शन होगा। पहले अगर कोल्ड और डाइल्यूट आप NaOH लेते हो तो एक अलग प्रोडक्ट बनता है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड पे डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। वन मोर रिएक्शन विच इज वेरी यूजफुल फॉर 12 बोर्ड एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिशन। रिएक्शन ऑफ Cl2 विथ अमोनिया NH3। मैं क्लोरीन का रिएक्शन NH3 से कर रहा हूं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो कैसे रिएक्शन होगा आप देख सकते हो, क्लोरीन विथ एमोनिया। गाइज यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि एमोनिया की क्वांटिटी पे प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। मतलब अगर एमोनिया लेस क्वांटिटी में है, डेफिशिएंट है, तो सिंगल एमोनिया लेंगे और यहां पर प्रोडक्ट बनेगा NCl3 प्लस 3 यूनिट्स ऑफ HCl। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, तो यहां पर यह बन जाएगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ये एक एक्सप्लोसिव है, तो यहां पर NCl3 बन जाएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वहीं पर अगर हम लोगों ने क्लोरीन का रिएक्शन करा एमोनिया के साथ और इस बार एमोनिया हमारे पास एक्सेसिव है, तो भैया एमोनिया को ऐड कर देना। आप जब रिएक्शन करोगे तो यहां पर सबसे पहले गैस जो प्रोड्यूस होगी वो होगी N2। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है नाइट्रोजन गैस, और इसके बाद जो बचेगा वो होगा 6NH4Cl। 12 बोर्ड में MCQ आता है, ऑब्जेक्टिव आता है कि अगर आपने क्लोरीन का रिएक्शन एक्सेसिव एमोनिया से करा दिया तो कौन सी गैस बनेगी। ये 12 बोर्ड के अलावा जेई और नीट जैसे एग्जाम का क्वेश्चन है। तो जब आप क्लोरीन का रिएक्शन एक्सेसिव एमोनिया से कराओगे तो यार जो गैस प्रोड्यूस होगी वो गैस है नाइट्रोजन गैस, और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट यही है। तो बच्चों क्लोरीन के रिएक्शंस होते हैं कंप्लीट। आप इसे जल्दी नोट करो, हम बढ़ते हैं आगे। ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन बिल्कुल वैसा ही एक टॉपिक जैसा आपने 15 ग्रुप में ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस पढ़ा था, फिर 16 में सल्फर, और आप पढ़ रहे हो क्लोरीन। तो यार एक बात का बड़ा ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लोरीन सिर्फ 4 ही तो ऑक्सो एसिड बनाता है। कौन कौन से ऑक्सो एसिड बनाता है तो मैं आपको बता दूं। क्लोरीन फॉर्म 4 ऑक्सो एसिड। फर्स्ट ऑक्सो एसिड इज HOCl, second oxo acid is HOClO, third oxo acid is HOClO2, बस 1 ऑक्सीजन बढ़ाते जाओ, एंड लास्ट ऑक्सो एसिड इज HOClO3। तो गाइस कुल मिला के 4 ऑक्सो एसिड बनाता है, जहां पर इसे आप लोग HOCl को लिख सकते हो HClO, यहां आप लिख सकते हो इसे HClO2, HClO3 एंड HClO4। इन चारों ऑक्सो एसिड में जिस पे ज्यादा चार्ज वो उतना ज्यादा एसिडिक। तो मैं आपको बता दूं यहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक है HClO4 क्योंकि उस पे चार्ज +7 है, यहां क्लोरीन पे +5, +3 एंड +1। तो ये तो बात हो गई इनके फॉर्मूले की। अब बात करते हैं नाम। तो फर्स्ट वाले का नाम है हाइपोक्लोरस एसिड, देन सेकंड कहलाता है क्लोरस एसिड, हाइपो हट जाएगा नाम से। थर्ड कहलाता है क्लोरिक एसिड, एंड लास्ट वन इज नोन एज परक्लोरिक एसिड। और मैं आपको एक बात बता दूं, इनऑर्गेनिक के जितने एसिड आपने नाम सुने ना, सल्फ्यूरिक, HNO3, H3PO4, उन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो है परक्लोरिक एसिड। तो ये तो ऑक्सो एसिड के नाम हो गए, फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं करना है, बस हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में 1 ऑक्सीजन को रख देना है। ये फर्स्ट ऑक्सो एसिड हो गया, ये हो गया सेकंड ऑक्सो एसिड,
हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में 1 ऑक्सीजन रखा, बचे कितने ऑक्सीजन? 2। तो रिमेनिंग ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो आप। और यार ये आ गया हमारा लास्ट ऑक्सो एसिड। इन ऑक्सो एसिड में दो चीजें बड़ी शानदार हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि ये जो ऑक्सो एसिड्स हैं, इनमें जब आप टॉप से बॉटम जाते हो, मतलब पहले ऑक्सो एसिड से लास्ट वाले तक जाते हो, तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। एसिडिक नेचर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ओके, दिख रहा है। एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। बच्चों, एसिडिक नेचर तो इंक्रीज होता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस। ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस। तो यार ये 2 पॉइंट्स आप लोगों को याद करना ही पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी उठाकर दे देगा। तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, वहीं पे ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती है, मतलब नीचे वाला एसिड ज्यादा एसिडिक है लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है। तो ये आपके सामने क्लोरीन के ऑक्सो एसिड है गाइस। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और इसे नोट करो। यार 17 ग्रुप का अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक जो है वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड। और इंटर हैलोजन कंपाउंड को लोगों का पढ़ने का तरीका अलग है। आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको पहले इस टॉपिक को पढ़ना होगा, इसके स्ट्रक्चर्स देखना होंगे, और उसके बाद इस पे रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, तो वो भी हम लोग करेंगे। फिलहाल इंटर हैलोजन कंपाउंड देखो यार। इंटर हैलोजन का मतलब ऐसे कंपाउंड जो डिफरेंट हैलोजन को मिलाकर बनाए गए हो, जैसे फ्लोरीन को क्लोरीन के साथ मिला दिया, क्लोरीन को ब्रोमीन के साथ मिला दिया, आयोडीन को फ्लोरीन के साथ मिला दिया। तो ऐसे कंपाउंड जो बनाए गए हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हैलोजन। तो एक बात तो मैं लिख देता हूं यहां पर, कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट हैलोजन। ऐसे कंपाउंड जो डिफरेंट हैलोजन्स को मिलाकर बनाए गए हों, उनको इंटर हैलोजन कहते हैं। तो पहली बात तो ये हमारी क्लियर हो गई है। दूसरी बात ये है कि इन्हें डिनोट करते हैं ABN से। यहां पर जो N है वो बड़ा काम आने वाली चीज है। अगर N की वैल्यू 1 होती है तो ये बन जाता है AB टाइप ऑफ इंटर हैलोजन। N की जगह 3 रखता हूं तो AB3, N की जगह 5 रख सकता हूं और N की जगह रख सकता हूं 7। तो कुल मिला के मेरे पास 4 तरह के इंटर हैलोजन है, AB, AB3, AB5 और AB7। इन सभी इंटर हैलोजन में एक ही जगह वो हैलोजन लाना पड़ेगा, एक ही जगह आएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना यार, एक ही जगह वो हैलोजन आए। मतलब अगर आप 2 हैलोजन ले रहे हो, एक आयोडीन ले रहे हो और एक फ्लोरीन ले रहे हो, तो एक ही जगह फ्लोरीन आएगा या आयोडीन। तो आयोडीन और फ्लोरीन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आयोडीन। तो एक ही जगह वो आएगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी की जगह वो आएगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सिंपल है। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड को डिटेल में 1 बाय 1 अगर हम पढ़ें तो इनके जो टाइप्स हैं, इनके टाइप्स को मैं 1 बाय 1 आप लोगों को बता दूं। तो पहला टाइप है AB टाइप। AB टाइप वाले इंटर हैलोजन में 2 हैलोजन्स होते हैं बेसिकली, एक की जगह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी की जगह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा ICl, ClF, BrF एटसेट्रा। ये AB टाइप के इंटर हैलोजन है। AB टाइप के इंटर हैलोजन को जब आप देखते हो, थोड़ा ध्यान से देखते हो, तो इसमें सेंट्रल एटम वही होगा जो एक ही जगह रखा है। एक ही जगह आयोडीन है। आयोडीन के पास अगर मैं देखूं तो आयोडीन के पास एक एटम जुड़ा हुआ है, उससे क्लोरीन, और आयोडीन 17 ग्रुप का है। तो भाई साहब 17 ग्रुप के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चला गया, बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर। तो अगर मैं देखूं यहां पर AB टाइप का कोई भी एग्जाम्पल उठाकर देखूं तो उसमें होंगे 3 लोन पेयर प्लस 1 एटम। सेंटर एटम के पास 3 लोन पेयर होंगे और सेंटर एटम से जुड़ा हुआ 1 एटम है। तो कुल मिला के 3 + 1 कितना होता है? तो होता है 4। 4 को आप काउंट कर लो। 4 को काउंट करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? sp1p2p3। तो क्या आ रही है गाइस हाइब्रिडाइजेशन? sp1p2p3।
तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3, शेप होगा लीनियर। ये कहानी है सभी ए बी टाइप के इंटरहैलोजन की। अब ए बी टाइप के इंटरहैलोजन हो गए, चलिए ए बी टाइप के कंप्लीट हो चुके हैं। अब AB3 गाइस जगह नहीं है, फिलहाल इतना नोट करो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सेकंड टाइप का इंटरहैलोजन AB3 टाइप, तो ए की जगह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी की जगह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा। तो इसके एग्जाम्पल्स जो बनते हैं, जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं वो है ClF3 और BrF3, हालांकि IF3 भी हो जाता है। तो आप जो कहो मैं इसमें से एग्जाम्पल उठा लेता हूं। चलो BrF3 ले लेता हूं क्योंकि NCERT में एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। तो गाइज लॉजिक बड़ा सीधा सा है कि BrF3 में आप अगर ध्यान दो तो ब्रोमीन एक सेंट्रल एटम है जिसके साथ 3 फ्लोरीन है। ब्रोमीन बिलोंग्स टू 17 ग्रुप, 17 ग्रुप के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1 2 3, ब्रोमीन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 लोन पेयर, फर्स्ट लोन पेयर एंड सेकंड लोन पेयर। तो अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल एटम जो दिख रहा है आपको, इस सेंट्रल एटम के पास है 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर प्लस 3 एटम्स। कोई भी एग्जांपल उठा लो यार, सेंट्रल एटम के पास 2 लोन पेयर आएंगे और 3 एटम उससे जुड़े हुए हैं, देख लो आप लोग। 2 + 3 कितना होता है यार? 2 + 3 होता है 5। 5 काउंट कर लो, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। 5 को कैसे काउंट करेंगे? sp1 p2 p3 d1। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? sp1 p2 p3 d1। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई यार इसकी sp3d और इसका शेप है टी शेप। और उम्मीद है आप लोगों को भी टी टाइप कुछ दिख रहा है। अगर ये लोन पेयर हटा दो तो टी जैसा कुछ नजर आ रहा होगा आपको, इसे कहते हैं टी शेप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंटरहैलोजन का थर्ड टाइप, AB5 टाइप। यार AB5 टाइप का जो बेस्ट एग्जांपल है ना, जो बेहतरीन एग्जांपल है वो है IF5। सेंट्रल एटम आयोडीन, उसके साथ 5 फ्लोरीन। तो चलिए देखते हैं, आयोडीन के साथ 5 फ्लोरीन है। पहले 4 फ्लोरीन्स को मैंने ऐसे अरेंज करा कि एक स्क्वायर जैसा शेप नजर आ रहा होगा आपको, उम्मीद है। इसके बाद यह आ गया 5th नंबर का फ्लोरीन जो इस स्क्वायर से बाहर चला गया, और आयोडीन पे बचा 1 लोन पेयर। तो यार यहां पर है 1 लोन पेयर प्लस 5 एटम्स। देखो ना, 5 एटम जुड़े हुए हैं आयोडीन पे और आयोडीन पे एक लोन पेयर है। तो यार 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। 6 को काउंट करते हैं तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp1 p2 p3 d1 d2। क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रही है? sp1 p2 p3, p3 के बाद आता है d1, d1 के बाद आता है d2। तो गाइज यहां पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। और sp3d2 में इसका शेप जो है वो आपको दिख रहा है। अगर इसको हटा दो तो आपको स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो इसे हम बोलेंगे स्क्वायर। और ये जो एक फ्लोरीन एक्सिस से बाहर जा रहा है ये पिरामिडल बना रहा है, तो स्क्वायर पिरामिडल। तो बच्चों लास्ट टाइप बचा है, अभी जाना नहीं है, लास्ट टाइप बचा है, फिर ये टॉपिक आपका बहुत शानदार तरीके से एंड होगा। अब आप कहोगे कि सर ये आप काउंट क्या कर रहे हो, ये क्या है? 5 क्या है? ये 6 क्या है? तो यार देखो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि वो 11th का कॉन्सेप्ट है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करना सिखा रहा हूं बाय यूजिंग लोन पेयर प्लस बॉन्डेड एटम। आप दिमाग ज्यादा मत लगाओ अगर ये बात पता नहीं है। फिलहाल आप लोग देख लो, बस लोन पेयर देखो, बॉन्डेड एटम देखो, 2 लोन पेयर 3 बॉन्डेड एटम, कुल मिला के हो गया 5 को काउंट कर लो, हाइब्रिडेशन आ जाएगी। शेप याद करना होगा। लास्ट टाइप ऑफ इंटरहैलोजन AB7। AB7 का एक अकेला ही एग्जाम्पल होता है, वो है IF7, आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन। अब आप कहोगे सर इसका शेप कैसे निकालेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो देखो यार बड़ा सिंपल है। पहले आपने क्या करा, आयोडीन को रखा सेंटर में, स्क्वायर बनाओ, बल्कि इस बार स्क्वायर नहीं, इस बार पेंटागन टाइप बनाओ। ठीक, इन्हें आपस में कनेक्ट कर दो। आप देख सकते हो कुछ पेंटागोनल टाइप बना है। नो डाउट ये थोड़ा सा टेढ़ा गया है, बट ठीक है, पेंटागोनल टाइप बना है, बिल्कुल बना हुआ है।
अब यहां पर सभी पे फ्लोरीन ऐड कर दो, फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ एंड फिफ्थ। आप देख सकते हो 5 फ्लोरीन पहले जुड़े और उन्होंने बनाया पेंटागोनल शेप, बिल्कुल बनाया। आप कहोगे सर अभी भी 2 फ्लोरीन बचे हैं, बिल्कुल बचे हुए हैं। यह आ गया हमारे पास इस पेंटागोनल से बाहर निकलता हुआ 6th फ्लोरीन और इस पेंटागोनल से बाहर जाता हुआ 7th फ्लोरीन। तो बच्चों इस तरह से आपका IF7 तैयार होगा और इसका शेप है 2 फ्लोरीन इस एक्सिस से बाहर जा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल। और इसका एक अकेला एग्जांपल है IF7। आप अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, इस पे लोन पेयर नहीं है। आयोडीन के पास सेंट्रल एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 बॉन्ड बने, सारे इलेक्ट्रॉन चले गए। अब आपको सिर्फ काउंट करना है एटम्स। यहां 0 लोन पेयर है, प्लस 7 एटम्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं सेंट्रल एटम से, तो कुल मिला के 0 + 7 होता है 7 एटम्स को काउंट करो। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? S P1 P2 P3 D1 D2 D3। तो गाइस बड़ा सिंपल है, हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp3d3 और शेप है इसका पेंटागोनल बायपिरामिडल। तो बच्चों याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि AB टाइप के जितने भी इंटर हैलोजन हैं उनका शेप है लीनियर और हाइब्रिडाइजेशन sp3। AB3 वाले जितने भी इंटर हैलोजन हैं उनका शेप है T शेप, हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। AB5 के इंटर हैलोजन जो हैं वो हैं स्क्वायर, पिरामिडल और हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। और AB7 वाला आपके सामने इस वक्त लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिखने से हमें फायदा ये होता है कि हम बड़े कम टाइम में इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर MCQ आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। एक बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त हिंट है, बहुत शानदार हिंट है आप लोगों के लिए, देख लो। हिंट ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखो यार, हम सब जानते हैं कि 17 ग्रुप में सबसे रिएक्टिव एलिमेंट फ्लोरीन है, भयंकर रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी कम है, फटाक से जाएगा, रिएक्शन करेगा। सबसे रिएक्टिव फ्लोरीन है, लेकिन फ्लोरीन से कम रिएक्टिव जो होते हैं वो होते हैं इंटर हैलोजन। और इंटर हैलोजेंस के कंपैरिजन इनसे कम रिएक्टिव होता है Cl2, देन Br2 एंड देन I2। बच्चों क्वेश्चन बनता है यार, 12th बोर्ड में क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन आपके NCERT में भी है। और क्वेश्चन ये है, why ICl is more reactive than I2। तो क्वेश्चन ये आता है कि इंटर हैलोजन जो है वो किसी नॉर्मल हैलोजन के कंपैरिजन ज्यादा रिएक्टिव क्यों है। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है यार। देखो क्या होता है, इंटर हैलोजन में डिफरेंट हैलोजन होते हैं, डिफरेंट हैलोजन होने से इनका बॉन्ड होता है पोलार, मोर पोलार बॉन्ड। अब क्या होता है ना, 2 अलग अलग हैलोजन है, जैसे मान लो एक हैलोजन है I और एक है Cl, तो Cl इसके बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे Cl पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और आयोडीन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। जब प्लस माइनस आ गया तो बॉन्ड तो हो गया पोलार। बॉन्ड पोलार है, पोलार बॉन्ड जल्दी रिएक्शन करता है, जल्दी टूटता है। मोर पोलार बॉन्ड, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड मोर रिएक्टिविटी। तो गाइस कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना कि वाई इंटर हैलोजन इज मोर रिएक्टिव देन Cl2, Br2 या I2, तो यार इसका सीधा रीजन ये है, इन इंटर हैलोजन बॉन्ड इज पोलार, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे आर हाईली रिएक्टिव। तो बच्चों ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और आपकी NCERT में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसी के साथ बॉक्स में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन है शेप ऑफ BrF3। BrF3 का शेप पूछा है, तो BrF3 क्या AB3 टाइप में आता है? तो क्या AB3 का शेप T शेप होता है? तो सिंपल आंसर है, इसका शेप T शेप है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज,
प्रॉपर तरीके से आप इसे नोट करो। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए तो बच्चों, फाइनली हमारा ये 17th ग्रुप यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा 18th ग्रुप। 17th ग्रुप को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो 2 काम जरूर करना। एक लाइक बटन तो बनता है यार, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करें। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। याद करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ।